ईपीएस 95 हायर पेंशन पर रोक। ईपीएफओ का जवाब चुनाव आचार संहिता के बाद मामला होगा हल। सेल बीएसपी कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक रखी है। बीएसपी पेंशन ट्रस्ट के उपनियमों में निर्दिष्ट पेंशन फंड का विवाद। स्थानांतरण की अधिकतम सीमा के मुद्दे को सुलझाने के बाद इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाएगा। सूचनाजी न्यूज भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक और खबर सामने आ गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रोकी जा रही पेंशन का विवाद गहराता जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व जीएम को भी फिलहाल पेंशन से वंचित कर दिया गया है। भिलाई स्टील प्लांट से 2020 में रिटायर जीएम प्रोजेक्ट अशोक गजभिये को मार्च 2024 के अंत तक डिमांड मनी जमा करने के लिए ईपीएफओ से डिमांड लेटर प्राप्त हुआ था। इसको लेकर रायपुर गए और डिमांड मनी जमा करने के संबंध में क्षेत्रीय ईपीएफओ आयुक्त से मुलाकात की। सेल बीएसपी कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक। उन्हें बताया गया कि फिलहाल उन्होंने सेल बीएसपी कर्मियों के लिए पैसे की स्वीकृति रोक रखी है। बीएसपी पेंशन ट्रस्ट के उपनियमों में निर्दिष्ट पेंशन फंड में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा के मुद्दे को सुलझाने के बाद इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाएगा। ईपीएफओ रायपुर के अंतर्गत आने वाले अन्य संगठनों के लिए इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया गया है और उनकी मांग को स्वीकार किया जा रहा है। अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा इलेक्शन 2024 खत्म होने तक पूरी प्रक्रिया रुकी रहेगी। चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय। पेंशन क्षेत्र के साथ समायोजन कर चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय 7 मार्च 1924 के अनुसार मांग राशि स्वीकृत करने के संबंध में बताया गया कि अभी तक उनके द्वारा कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अंत में पूर्व जीएम गजभिये को ईपीएफओ रायपुर को एक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों पर डिमांड मनी स्वीकार न करने के तथ्य बताए गए हों। जब भी पैसे स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उन्होंने पत्र की प्राप्ति की पुष्टि की है और आश्वासन दिया है कि जब भी पैसे स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उनकी मांग का पैसा बिना किसी अतिरिक्त ब्याज एडिशनल इंटरेस्ट के स्वीकार कर लिया जाएगा। मेरे पास यह नवीनतम अपडेट है और यह आपकी जानकारी के लिए है। ईपीएफओ पर भड़ास निकाल दी। इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर शेयर किया रहा है। इस पर भिलाई स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर से रहा नहीं गया और उन्होंने भी ईपीएफओ पर भड़ास निकाल दी। जीएम ने लिखा तरीके और बहाने ढूंढ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरह टाला जाए। ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन। मासिक पेंशन राशि 30 से 35% कम। पेंशनर्स को बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 1000 किया। अजमत अली भिलाई। न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन को बढ़ाने के लिए पेंशन भोगी लगातार आवाज उठा रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। पेंशन से जुड़ी रोचक बातें भी सामने आ रही है। एक और नई बात को पेंशनर्स लेकर आए हैं, जिसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना अंतर्गत 2001 के बाद वार्षिक राहत खत्म कर दी गई। 25 सितंबर 2008 से पेंशनर्स को दी जाने वाली पूंजी की वापसी का भी प्रावधान खत्म दिया गया।
साथ ही कम्यूटेशन का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया था, जबकि जब यह बनी थी तब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वचन दिया गया था कि यह ईपीएस 95 स्कीम सरकारी पेंशन योजना से 10% बेहतर होगी। अतः इस संवेदनशील विषय को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। राज्यसभा पिटीशन 147 अनुसार कोश्यारी समिति का गठन किया गया। कोश्यारी समिति ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 3000 कर उसे महंगाई से जोड़ने की सिफारिश भी की। यह भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 1000 किया। श्रम मंत्रालय पर फूट रहा गुस्सा। प्रधानमंत्री को शायद उस समय पता ही नहीं होगा कि तुरंत ही श्रम मंत्रालय ने एक बड़ा पराक्रम कर दिखाया व अच्छे भविष्य का स्वप्न दिखाकर व निम्नलिखित बदलाव दिनांक 1 सितंबर 2014 से लागू कर ईपीएस 95 पेंशनर्स का वर्तमान ही अंधकारमय कर दिया। 12 महीने के औसत की जगह 60 माह। पहले से ही पेंशन अत्यंत अल्प थी, ऊपर से उस पेंशन राशि की गणना हेतु वेतन के 12 महीने के औसत की जगह 60 माह के औसत वेतन की गणना शुरू की। साथ ही प्रो राता बेस पर भी गणना शुरू की, जिसका परिणाम यह हुआ कि मासिक पेंशन राशि 30-35% कम हो गई। ईपीएस से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ईपीएस? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां। आपको ईपीएफओ के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए ईपीएस के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा 70 ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें
कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1,000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन EPS ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा। 3. बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन EPS चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे केरें अपने EPS अकाउंट का बैलेंस चेक सदस्य अपने EPS खाते का बैलेंस EPF पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप EPF पासबुक पोर्टल पर भी अपना UN और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं।